सुनील क्लास 10th का स्टूडेंट है और वह प्रयागराज के नैनी शहर में अरुण श्रीवास्तव के घर में एक कमरा लेकर के किराए में रहता है। एक रोज देर शाम 5 बजे के आसपास वह अपने कमरे से बाहर आता है और मेन गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है। वो जैसे ही कुंडी खुलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेन गेट बाहर से लॉक है और इसके बाद वह यह सोचता है कि चलो देखता हूँ कि अंकल जी कहाँ पर हैं। वह उनके कमरे के पास में जाकर के देखता है तो उनके जो दोनों कमरे थे वो बाहर से लॉक हो रखे थे और इसके बाद वह शोर मचाता है और जैसे ही वो शोर मचाता है तो आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं और वह उनसे कहता है कि अंकल जी और आंटी जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मुझको गेट के अंदर बंद कर दिया है और मैं यहाँ पर बंद हूँ, वो पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। उनके मोबाइल नंबर पे भी मैं कॉल कर रहा हूँ फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसके पास जो आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और मेन गेट का ताला तोड़ करके अंदर आती है और इसके बाद उन कमरों के पास पहुंचती है जिन पर लॉक लगा हुआ था। सुनील की मौजूदगी में पुलिस वाले उन लॉक्स को तोड़ते हैं और जैसे ही वो कमरे को तोड़ते हैं तो वहां पर अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनकी किसी ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। जैसे ही सुनील ये सब सीन देखता है वो गस खा करके वहीं गिर जाता है और पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि इन बुजुर्ग दंपति की किसने इतनी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी है। तो कौन था हत्यारा अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव का, जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज के नैनी शहर से। यहाँ पर अरुण श्रीवास्तव फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से रिटायर हैं और वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर एक LIG कॉलोनी में रहते हैं। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 1 बेटा और तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। वहीं बेटा SBI में नौकरी करता है और उसकी पोस्टिंग इस समय मध्य प्रदेश के सीधी में है। यानी कि इस समय अरुण श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ किराए में रह रहे थे। वहीं उन्होंने एक कमरा सुनील नाम के लड़के को ग्राउंड फ्लोर में किराए पर दे रखा था। सुनील क्लास 10th का स्टूडेंट है और वहीं पर रह करके वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। 28 अप्रैल की शाम 5 बजे के आसपास सुनील अपने कमरे से बाहर आता है और मेन गेट से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुंचता है उसको यह पता चलता है कि मेन गेट तो बाहर से लॉक है। इसके बाद वह अपने मकान मालिक अरुण श्रीवास्तव के फ्लोर में पहुंचता है और वहां पर जाकर के देखता है तो उसको पता चलता है कि उनके जो 2 कमरे थे जहां पर वो लोग रहते थे यानी कि अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव, वहां पर भी बाहर से लॉक लगा हुआ है। और इसके बाद सुनील को यह लगता है कि शायद अंकल आंटी उसको बंद करके कहीं चले गए हैं। वह मेन गेट के पास में आता है और जोर जोर से शोर मचाता है जिसकी वजह से जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि सुनील क्या हुआ। वो कहता है पता नहीं अंकल आंटी कहाँ चले गए हैं, गेट बाहर से लॉक है और मुझे अंदर बंद करके गए हैं। सुनील की ये सब बात सुनने के बाद जो आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है, मेन गेट का ताला तोड़ती है और इसके बाद उस फ्लोर पर पहुंचती है जहां पर अरुण और मीना श्रीवास्तव रहते थे। जैसे ही वो फ्लोर पर पहुंचते हैं और कमरे के लॉक को तोड़ते हैं वहां पर अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव की खून से लथपथ लाश मिलती है और जिसको देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस बुजुर्ग दंपति की इतनी बुरी तरीके से हत्या किसने की है। अब पुलिस वालों के लिए यह बिल्कुल एक तरीके से ब्लाइंड केस था क्योंकि उनके जो मोबाइल थे अरुण के और मीना के वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और देख करके ऐसा लग रहा था कि बहुत ही निर्मम तरीके से दोनों को मारा गया है। प्रयागराज के नैनी शहर की इस पॉश इलाके में इस तरीके से हुई हत्या के बाद चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है क्योंकि इस प्रकार की घटना आज तक उस इलाके में नहीं हुई थी। और इसके बाद पुलिस वाले इस पूरे क्राइम इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन करने में जुट जाते हैं। सबसे पहले पुलिस वाले आसपास के लोगों से और सुनील से पूछताछ करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये बताओ कि घर पर कौन आया था। तो सुनील बताता है कि 28 अप्रैल यानी कि जिस दिन वो शाम 5 बजे कमरे से बाहर आया था उस समय दोपहर के समय में एक बंदा आया था। मैंने ही जा करके गेट खोला था और उस बंदे ने अपना जो चेहरा था वो एक अंगोछे से ढका हुआ था। मैं उसका चेहरा अच्छी तरीके से नहीं देख पाया। उस व्यक्ति ने मुझसे यह कहा कि मैं मिस्त्री हूँ और इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और वह व्यक्ति ऊपर की ओर चला गया था जहाँ पर श्रीवास्तव जी यानी कि अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी रहती थी।
तो जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो उनको लग जाता है कि दोपहर के समय में कोई ना कोई व्यक्ति घर के अंदर जरूर आया था। और इसके बाद पुलिस वाले आसपास के जो आस पड़ोसी लोग थे उनसे भी पूछताछ करते हैं। तो लोग बताते हैं कि सुबह अरुण श्रीवास्तव जी मेरे पास आए थे और वो लोग कह रहे थे कि मुझे अपने घर में बिजली का काम कराना है, कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन बता दीजिए। तो इसके बाद पुलिस वालों को यह पता चल जाता है कि अरुण श्रीवास्तव किसी इलेक्ट्रीशियन को ढूंढ रहे थे और सुनील भी यही कह रहा था कि कोई व्यक्ति घर के अंदर जरूर आया था। तो पुलिस वालों को लगता है हो ना हो इलेक्ट्रीशियन ही होगा जो घर के अंदर आया था और शायद उसी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। तो फिर पुलिस वाले आसपास के जितने इलेक्ट्रीशियन थे उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद उनको एक व्यक्ति पर शक भी होता है और वो उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन पुलिस वालों को उस व्यक्ति से कुछ भी जानकारी विशेष रूप से नहीं मिलती है, क्योंकि वह व्यक्ति यही कहता है कि मैं भैया उनके घर गया ही नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कोई मैटर ही नहीं आया। दूसरी ओर पुलिस वालों के पास अरुण और मीना श्रीवास्तव का जो मोबाइल था वो भी नहीं था, वो भी क्राइम सीन से मिसिंग था और वो हो सकता है कि जो हत्यारा था वो अपने साथ लेकर के गया हुआ था। और इसके बाद पुलिस वाले अरुण श्रीवास्तव के बगल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं। तो वहां पर वे 26 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच की जितनी भी फुटेज थी उनको चेक करते हैं, क्योंकि ये जो इंसिडेंट था वो 28 अप्रैल को हुआ था, इसलिए वो 28 अप्रैल के पहले के जो 2-3 दिन थे उनको चेक करते हैं। तो उनको वहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई देता है जो लंगड़ा करके चल रहा था, यानी कि उसकी जो एक पहचान थी वो लंगड़ाना थी। लेकिन इन तीनों दिनों की जो फुटेज थी वो बिल्कुल क्लियर नहीं थी। 26 और 28 अप्रैल की जो फुटेज थी वो धुंधली थी, लेकिन जो 27 अप्रैल की जो फुटेज थी वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी और उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति है जो लंगड़ा करके चलता है। यानी कि पुलिस वालों के पास एटलीस्ट इतना सबूत था कि जो व्यक्ति घर के अंदर आया था वो व्यक्ति लंगड़ा करके चलता है। लेकिन अभी भी पुलिस वाले हत्यारे से बहुत दूर थे और इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, जो अरुण और मीना श्रीवास्तव का मोबाइल था उसको सर्विलांस में डालते हैं और वह यह चेक करते हैं कि उनके मोबाइल की जो लोकेशन है वो हो ना हो कहीं पता चल जाए कि यदि वो मोबाइल को ऑन करे तो हो सकता है पता चल जाए। तो यहाँ पर जो हत्यारा था उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो मोबाइल को तो अपने साथ ले करके गया था लेकिन उसने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं किया था। इस वजह से वो जहाँ जहाँ जा रहा था तो उसकी जो लाइव लोकेशन थी वो ट्रेस होती जा रही थी। साथ ही पुलिस वालों ने जिन लोगों की अरुण श्रीवास्तव के साथ बातचीत हुई थी उसको भी चेक किया। तो उससे उनको ये पता चला कि अरुण श्रीवास्तव की राजमिस्त्री श्याम बाबू से लगातार बात हो रही थी और ये वही व्यक्ति था जिसने उनके सेकंड फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का काम किया था। यानी कि सेकंड फ्लोर पर जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम किया था वो राजमिस्त्री श्याम बाबू ने किया था। सर्विलांस की सहायता से जब पुलिस वालों को अरुण श्रीवास्तव और मीना श्रीवास्तव के मोबाइल की लोकेशन मिलती है तो वे उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और वे ये चेक करते हैं कि इस लोकेशन पर क्या कहीं श्याम बाबू तो एक्टिव नहीं था। तो पुलिस वालों को यह पता चलता है कि जो श्याम बाबू का घर है और जो उनके मोबाइल की लोकेशन थी वो बिल्कुल आसपास लग रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं श्याम बाबू का इस केस में कोई ना कोई हाथ जरूर है। और इसके बाद पुलिस वाले शक के आधार पर श्याम बाबू को पकड़ते हैं और इसके बाद श्याम बाबू की जो हुलिया थी उसको कैमरे में जो व्यक्ति दिख रहा था उससे मैच कराते हैं। तो दोनों चीजों में एक चीज कॉमन थी कि श्याम बाबू भी लंगड़ा करके चल रहा था और कैमरे में जो व्यक्ति दिखाई दिया था वो भी लंगड़ा करके चल रहा था। तो पुलिस वालों को 99% इस बात पर शक हो जाता है कि हो ना हो यह व्यक्ति वही है जो कैमरे में लगातार 3 दिन दिखा है और जिसका आना जाना लगा रहा है अरुण श्रीवास्तव के घर में। और इसके बाद पुलिस वाले श्याम बाबू को गिरफ्तार कर लेते हैं और थाने लेकर के आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि क्या तुम्ही ने तो नहीं अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव की हत्या की है। तो शुरू में तो यही होता है, जो अपराधी होता है वो हमेशा पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मैंने ही ये सब कांड किया है। लेकिन जब पुलिस वालों ने श्याम बाबू के सामने वो सभी एविडेंस रख दिए जो उन्होंने इकट्ठा किए थे, उन्होंने कॉल रिकॉर्ड दिखाई कि जहां पर तुम्हारी लोकेशन थी, जहां पर तुम्हारा घर है, वहीं पर दोनों का मोबाइल मिला है और इसके साथ ही कैमरे में तुमको 3 दिन देखा गया है कि तुम अरुण श्रीवास्तव के घर गए हो और उनके घर से वापस आए हो और तुम्हारा हुलिया उस व्यक्ति से बिल्कुल हूबहू मिलता है। तो इसके बाद श्याम बाबू वो कहानी पुलिस वालों के सामने रख देता है जो अभी तक किसी को भी नहीं मालूम थी। श्याम बाबू पुलिस वालों को बताता है कि मैंने 3 महीने तक अरुण श्रीवास्तव के घर का 2nd फ्लोर में कंस्ट्रक्शन किया था। मैंने 3 महीने तक उनके घर को बनाया और हमारे बीच में पैसे का जो सौदा होना था, यानी कि कितने रुपए में मुझे काम करना है, वो सब बातें हो चुकी थी। मैंने उनके घर को अच्छे तरीके से बताया, लेकिन इसके बाद वो लोग कहने लगे कि तुमने मेरे घर को बर्बाद कर दिया है और उस तरीके से नहीं बनाया है जैसा हम चाहते थे। और इसके बाद उन्होंने मेरे जो 20,000 रुपए थे वो रोक लिए थे और उन्हीं 20,000 रुपए को लेने के लिए मैं उनके पास जाता था। श्याम बाबू ने आगे पुलिस को बताया कि 26 अप्रैल की शाम को मैं अरुण श्रीवास्तव के घर गया और उनसे कहा कि मेरे आप 20,000 रुपए दे दीजिए जो पैसे मेरे बाकी हैं।
तो उन्होंने मुझसे यह कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कल आना, मैं तुम्हें पैसे कल अरेंज करके दे दूंगा। अगले दिन मैं 27 अप्रैल को एक बार फिर से शाम को उनके घर जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, मैंने अपना काम किया है, ईमानदारी से किया है, आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। तो अरुण श्रीवास्तव एक बार फिर से कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तुम अपने पैसे मुझसे ले लेना, वैसे भी तुमने मेरे घर का काम जो किया है वो बिल्कुल बेकार कर दिया है, मैं तुम्हारे पैसे, ठीक है, तुमको कुछ पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा करो कि तुम कल आ जाना और कल अपने पैसे लेकर के चले जाना। तो ये जो बात हो रही थी वो 27 अप्रैल की शाम को हो रही थी और इस प्रकार से अगले दिन 28 अप्रैल को 11:30 के आसपास एक बार फिर से श्याम बाबू अरुण श्रीवास्तव के घर में पहुंचता है और उनसे कहता है, वही बात अपनी दोहराता है कि भाई मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो यहाँ पर अरुण श्रीवास्तव कहते हैं उससे कि तुमने मेरे घर का पूरा काम बर्बाद कर दिया है, क्या है तुम रोज पैसा मांगने घर पर चले आते हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी पैसा बैलेंस नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूंगा। और इसके बाद अरुण श्रीवास्तव कुछ अपशब्द उसको कह देते हैं और ये जो अपशब्द थे, गाली वाले जो शब्द थे, वो श्याम बाबू को पसंद नहीं आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत का पैसा लेने के लिए उनके पास आ रहा था। जैसे ही अरुण श्रीवास्तव उसको गाली देते हैं, श्याम बाबू उनसे कहता है कि आप मुझे गाली मत दीजिए और इसके बाद अरुण श्रीवास्तव उसके 2 कंटाप लगा देते हैं। जैसे ही अरुण श्रीवास्तव उसके 2 कंटाप लगाते हैं, श्याम बाबू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह राजमिस्त्री था और अपने साथ झोले में औजार लेकर के चलता था। वह अपने झोले से हथौड़ा निकालता है और सीधे अरुण श्रीवास्तव के सर पर वार कर देता है और इसके बाद वह उनके सीने पर बैठ जाता है और लगातार वार करता रहता है और जब तक वार करता है जब तक का उनकी डेथ नहीं हो जाती है। श्याम बाबू ने पुलिस को आगे बताया कि 3 मिनट के अंदर ही अरुण श्रीवास्तव की डेथ हो जाती है और जब मैं अरुण श्रीवास्तव पर वार कर रहा था तो वो तेजी से चिल्लाते हैं। अरुण श्रीवास्तव की चीख पुकार सुन करके उनकी पत्नी कमरे से बाहर आ जाती हैं और जैसे ही वो मुझे देखती हैं कि मैंने अरुण श्रीवास्तव की हत्या कर दी है, वो मेरे ऊपर झपट पड़ती हैं और मेरे साथ लड़ाई करती हैं और मेरे चेहरे पर 2-3 घूंसे मार देती हैं और इसके बीच में हमारे बीच में भी मारपीट शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं वो बच करके ना भाग जाए और ये सब बातें जा करके पुलिस को बता दें और इसी डर से मैं उनकी ओर बढ़ता हूँ और उनकी धक्का मुक्की में मेरे हाथ से हथौड़ा छूट जाता है और मैं दूर जा करके गिर जाता हूँ। लेकिन इसी बीच में जो मीना श्रीवास्तव थी वो वहाँ से भाग नहीं पाती हैं और मैं झट से हथौड़ा उठाता हूँ, उस कमरे की ओर बढ़ जाता हूँ जिस तरह मीना श्रीवास्तव भाग के गई थी। वो जल्दबाजी में कमरे को लॉक नहीं कर पाती हैं, मैं कमरे को धक्का देता हूँ और उस कमरे में घुस जाता हूँ और इसके बाद उनके सर पर भी उसी हथौड़े से वार कर देता हूँ। इसी वजह से वो घायल होकर के वहीं गिर जाती हैं। मैं उनको मरा समझ करके वहाँ से भागता हूँ और इसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर में पहुँचता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े और हथौड़े को अच्छे से साफ किया, फिर वहाँ पर रखे हुए एक लॉक को लेकर के बाहर निकलता हूँ। सबसे पहले मैंने कमरे को लॉक कर दिया और उसके बाद मैं ताला लेकर के गेट के बाहर निकला और मेन गेट पर लॉक लगा करके वहाँ से निकल जाता हूँ। श्याम बाबू ने पुलिस से आगे यह कहा कि मेरा कोई भी इरादा अरुण श्रीवास्तव उनकी पत्नी को मारने का नहीं था, लेकिन वो लोग मुझे लगातार परेशान कर रहे थे। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वे मेरे मेहनत के पैसे ही मुझे देना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझसे 3 महीने तक अपने घर में काम कराया था और इसके बाद जो मेरे पैसे बच रहे थे वो देना नहीं चाहते थे, बल्कि जब मैं उनसे पैसे मांगने के लिए गया तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की, मुझको अपशब्द कहे और मुझे 2 कंटाप भी मार दिए और इस पूरे मैटर में मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था। उनके इस व्यवहार की वजह से मुझे गुस्सा आ गया और इसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो गई। पुलिस ने श्याम बाबू के जुर्म को कबूल करने और पूरी वारदात की कहानी बताने के बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल भेजने की तैयारी कर रही है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे 20,000 रुपए के चक्कर में एक बुजुर्ग दंपति की जान चली गई। यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरे कांड को रोका जा सकता था, यानी कि जो अरुण श्रीवास्तव थे वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे। उनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ है, वो तो गलत हुआ ही है, लेकिन उन्होंने श्याम बाबू के साथ जो कुछ भी किया था वो गलत था। वे पूरी तरीके से उसके पैसे नहीं देना चाहते थे कि जैसा श्याम बाबू ने बताया है। यदि उनके घर का कंस्ट्रक्शन का काम बिगड़ा था तो बैठ करके आपस में इस मसले को सुलझा सकते थे। वो ये भी कह सकते थे कि भाई यदि घर खराब हुआ है तो उसको ठीक करो, या उसके कुछ पैसे कम करके दे देते या बोल देते कि भाई तुमने मेरा घर खराब कर दिया है इसलिए मैं तुमको इतने पैसे दूंगा। लेकिन श्याम बाबू के पैसों को ना देना और बार बार उसका उनके घर पर आना और इसके बाद उसको जलील करना और गाली गलौज देना, जिसके बाद श्याम बाबू को गुस्सा आ गया
और वह कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था, ना ही क्रिमिनल था जो इतने बड़ा कांड कर जाए। लेकिन जब उसको बेइज्जती फील हुई और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसको गुस्सा आ गया और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो आज हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब भी हम घर में या कहीं पर भी कोई भी काम किसी से भी कराते हैं, तो जो पैसों का लेन देन है उसको हमें पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी के भी कुछ भी जो पैसे बच रहे हैं वो टाइमली उसको पे कर दिए जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति कमाने के लिए ही काम करता है और जो पैसे वो कमाता है उसी से उसका घर का खर्चा चलता है। यदि हम किसी को डायरेक्टली ये कह देते हैं कि नहीं हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत मारी जा रही है और इसी चक्कर में इस तरीके के कांड हो जाते हैं। आज की वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या सबक मिलता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।